बच्चों नमस्कार। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर स्पेशल पीसीएस परीक्षा के लिए आप लोगों को हिस्ट्री में तैयारी कराने जा रहे हैं। तो थोड़ा विषय पर जाने के पहले थोड़ा सा प्लानिंग पर चर्चा कर लें। देखिए, प्लानिंग योजनाबद्ध है। हम भी कंपटीशन दिए हैं किंतु योजनाबद्ध नहीं चलते थे। हमारे अंदर जो कमियां थी ना, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला कंपटीशन में जाने के पहले ही जान लेना चाहिए कि जो भी हम तैयारी करें योजनाबद्ध प्लानिंग जानते भी हो। आज का समय चल रहा है कि कोई भी काम करो आप, दृष्टिकोण आपका वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है ना, अभी आप देखना, अभी तो हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताते हैं ना, बहुत ज़्यादा भूमिका बनाते हैं। हम सीधे विषय पर जाते हैं, वहीं से सारा अंदाजा लगने लगता है। तो आप जो तैयारी कराने जा रहे हैं ना, मेरा जहाँ तक अनुभव है, आप तो अभी नादान बच्चे हैं, जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आप जो तैयारी 8 महीना 10 महीना 12 महीना में करेंगे या लोग कराते हैं, बिना प्लानिंग का होता है। वही तैयारी मैं आपको 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में यूपी पीसीएस की परीक्षा है। 3 महीना में हम आपको, आप कह लीजिए कि कुछ लोग तो 12 महीना पढ़ाते हैं, कुछ तो 8 महीना पढ़ाते हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो ये समझिए, कंपटीशन में आने के पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमको भी ज्ञान हुआ, चिड़िया चूक गई तब ज्ञान हुआ। इसलिए हम आपके बीच थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं कि आप कंपटीशन में आपको पीएचडी नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट पर रहना चाहिए। हम देखते हैं कि नाम तो नहीं लेंगे किसी का, कि अपनी विद्वता हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं। हम अपनी विद्वता आपको दिखाने नहीं आए हैं, आपको हम तैयारी कराने आए हैं। ये नहीं जाहिर करने आए हैं कि रघुवंशी सर के पास कितना नॉलेज है। बच्चों देखो, ये कहीं चैप्टर उठा दिए। अरे भाई, जब हम 15 साल 18 साल से वही पढ़ रहे हैं तो विद्वता तो दिखा ही सकते हैं, उसमें नुकसान तो आपका होगा। टू द पॉइंट होना चाहिए। देख रहे हैं, दिल्ली उल्ली के जो बच्चे होते हैं 6 महीना में आईएएस टॉप करके चले जाते हैं, साइंस सब्जेक्ट छोड़ करके आते हैं आर्ट्स में। ठीक है, कुल मिला करके सबसे पहले एक प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ अर्जुन की तरह लक्ष्य होना, इसको मत कभी भूलिएगा। जब भी परीक्षा में आइए तो ये ध्यान दीजिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, उसको हटा दीजिए। सब नहीं पढ़ना है, दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, कितना आप पढ़ोगे भाई, है? आपके पास भी भगवान ने बुद्धि दिया, आप भी कुछ सारी बात रघुवंशी सर के कहने पर ही मत आओ। आपके पास भी भगवान ने बुद्धि दिया, आप भी रही। हम तो कभी मान लो बाई चांस डॉक्टर के यहाँ, वैसे तो डॉक्टर के यहाँ कभी जाते नहीं हैं, नजर मत हमको लगाना है। आप लोग स्वास्थ्य से बड़ा अलर्ट रहते हैं। जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो आधा डॉक्टर खुद बन के जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वही बात। आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। तो इतिहास में सबसे पहले आप ये देखिए ना, 3 पार्ट हैं। सिलेबस में हमको बहुत अंदर जाके आपको सिलेबस अभी नहीं बताना। 3 पार्ट, 4 पार्ट विशेष रूप से हम आपको तैयारी कराएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। साउथ इंडिया कम लोग टच करते हैं, कतराते हैं ज्यादातर लोग जो है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला। चारों पार्ट हम आपको 3 महीना में बाकायदे पढ़ाएंगे, साथ साथ लिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अब सिलेबस में हम लोग ये कह लीजिए ना लमसम, कि पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ना है। प्राचीन भारत में जितना कुछ है कुछ नहीं छोड़ेंगे। समय के अंदर घबराना मत, हम तो जानते हैं हमको क्या क्या किस ढंग से भी एक चैप्टर उठा रहे हैं ना। आप देखिए, अभी हम आपको देने जा रहे हैं
डेमो क्लास कह लो, 5 डेमो क्लास देंगे। 5 में एक क्लास हम आपको दे रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर, इतिहास दे दे, एक मेडिवल हिस्ट्री और 2 मॉडर्न हिस्ट्री, 4 हो गया। 5वां हम जो डेमो आपको देंगे, जो चारों लेक्चर पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन बना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके आपको हल करा देंगे। 5 लेक्चर का आपको तैयार, 5 का नोट्स भी बना लीजिएगा। पढ़ना ना पढ़ना अलग का प्रश्न है, किंतु जो हमारा 5 डेमो जाएगा उसको पूरी वीडियो आप जरूर पढ़ना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। प्राचीन भारत का इतिहास आज हम लोग उठा रहे हैं, अगली वीडियो मध्यकाल पर, अगली वीडियो 2 हम देंगे आधुनिक भारत, फिर हम आपको क्वेश्चन हल करा देंगे। आइए हम अपने विषय पर आते हैं। विषय में जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे कठिन चैप्टर, जिससे सब कतराते हैं, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी, बड़ा उबाऊ चैप्टर है। कुल मिला के हम उसी को उठा लिए हैं। आप जांच लो, परख लो। अरे चावल का दाना तो एक ही दाना देखा जाता है ना, पूरा बोरा तो जांचेंगे नहीं। प्रागैतिहासिक 4 पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, सिलेबस बताए हैं, सबको और चर्चा करेंगे। पहले हम अपने विषय पर, आज 1 घंटा हमको लगता है कस के वीडियो जाएगी। 1:30 बज रहा है, 2:30 बजे के आसपास हम ये चैप्टर क्लियर कर पाएंगे। जितना कुछ है आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस और सब हम चैप्टर में दे देंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम आप देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग उठाने जा रहे हैं। अच्छा, ये 5 जब डेमो हो जाएगा तो आप हमारी राय तो है कि हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से। इसके पीछे है इतिहास जानने का साधन, हम वहां से शुरू करेंगे 5 डेमो देने के बाद। आप अपनी राय बताना कि कहां से मध्य से शुरू किया जाए, आधुनिक भारत पढ़ना चाहते हैं या प्राचीन भारत पर। आपकी राय जान करके तब हम तीनों पार्टों में से, जहां से आप कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे हम उठाकर लेकर चल देंगे। आइए चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। शुरू हो गए, देखेंगे अभी 5-7 वर्ड भरेंगे। अच्छा, नोट्स जरूर बनाइए, आज से ही नोट, हमारा कहना मानिए तो आज से ही नोट बनाइए। बड़े लोगों के कहने का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं, बड़ा लंबा अनुभव है मेरे पास, 17 साल 18 साल मैं भी सिविल दिया हूं। ठीक, चलिए नोट्स शुरू हो जाइए मेरे साथ। भले आप डेमो ले रहे हैं किंतु नोट्स बनाएंगे मेरे साथ। चलिए, आपसे पहला ही क्वेश्चन पीसीएस या कहीं और पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बनाते, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किस समाज का अध्ययन है। 4 पूछा गया कि सभ्य समाज, साक्षर समाज, निरक्षर समाज, सभ्य समाज, नगरीय समाज। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा भूमिका की निरक्षर समाज, ये देखिए यहां नोट कर लीजिए कि ये है निरक्षर समाज, यानी कुल मिलाकर देखें, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है शुक्ला जी। निरक्षर समाज, निरक्षर समाज, ये देखिए कि प्रागैतिहासिक काल जो था ये निरक्षर समाज का अध्ययन, निरक्षर समाज का अध्ययन। तो 1 मिनट, यहाँ से सर जाके अरे इसी बहाने आप आते हैं, दिखते हैं, मालिक आया है जो है। ठीक है ये, हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलिए आइए विषय पर कि पहला कोई प्रागैतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ये भी जानिएगा, निरक्षर समाज था। चलिए ये क्लियर हुआ हमारा लिपि का। अब आप पूछ रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का सर अर्थ बताइए, नोट कर लीजिएगा। क्रमबद्ध है, ये देखिए क्रमबद्ध है,
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्थित इतिहास लिखने के पहले के, बढ़ाइए इसको आप लोग, कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित इतिहास लिखने के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल अर्थात कर दीजिए, अर्थात या अथवा कि लिखित इतिहास, ये देखिए कि लिखित इतिहास लिखने के पहले के काल को क्या कहते हैं, जोड़ दीजिए, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो काल आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ का लिखित इतिहास नहीं मिला हुआ है, नोट कर लीजिए। यहाँ का जो अध्ययन करते हैं आप, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य लिख लीजिए, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो इन लोगों के हिस्ट्री की जानकारी कैसे होती है, तो आप नोट कर लीजिए, पुरातात्विक, ये देखिए पुरातात्विक खुदाई के आधार पर, यानी प्राचीन काल में जो खुदाइयां हुई, जो औजार मिले, हथियार मिले, उपकरण मिले, इन्हीं के द्वारा किस काल के इतिहास की जानकारी होती है, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी होती है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, पाषाण का मतलब पत्थर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल का सभी औजार हथियार, औजार हथियार लिखते जाइएगा, औजार हथियार पत्थरों का बना मिला, जितने भी हैं। इसका मतलब धातु का नॉलेज नहीं है इन लोगों को, लिपि का ज्ञान नहीं है, सभी औजार सभी हथियार पत्थरों के बने मिले है। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को, ये देखिए प्रागैतिहासिक काल को क्या नाम दिया गया है, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया, जिसको आप लोग जानते हैं, नोट कर लीजिए पहले तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तब हम आगे बढ़ाते हैं। ये भूमिका हमारी बन गई इस चैप्टर में, क्या कि प्रागैतिहासिक काल निरक्षर समाज, लिपि का ज्ञान नहीं, लिखने पढ़ने का नॉलेज नहीं, अर्थ क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित इतिहास लिखने के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल अथवा लिखित इतिहास लिखने के पहले के काल को प्रागैतिहासिक। लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पुरातात्विक खुदाई के आधार पर इस काल की जानकारी, प्रागैतिहासिक काल के जो भी औजार पत्थर उपकरण मिले सब पत्थरों के बने मिले, इसीलिए पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को 3 खंडों में आगे बढ़ा दिए, आइए अब बढ़ाते हैं। पाषाण काल को 3 खंडों में, तीनों आप पहले लिख लीजिए, तब हम एक एक करके व्याख्या करना शुरू करते हैं। ये देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और इसी को फिर आप लिख दीजिए मध्य पाषाण काल, इसी को लिख दीजिए नव पाषाण काल। हम लोग 1 नंबर को उठा लेते हैं, पूरा पाषाण काल को लेकर आते हैं। ये देखिए, ये यहां चले आइए, 1 नंबर को पूरा पाषाण काल। चलिए अब बढ़ाइए आगे इत्मीनान से, घबरा करके नहीं, अभी हमारा आपका भावनात्मक लगाव भी नहीं है, पहली वीडियो आप पा रहे हो, तो इत्मीनान से बढ़िए आगे। पूरा पाषाण काल, अब चलिए देखिए पूरा पाषाण काल की खोज, ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण के काल की खोज 1863, याद रखिए 1863 में अंग्रेज था, भूगर्भ शास्त्री, नाम नोट करिए, अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फूड, पूरा पाषाण रॉबर्ट ब्रूस फूड प्रागैतिहासिक काल। ये देखिए प्रागैतिहासिक रॉबर्ट ब्रूस फूड, दक्षिण भारत, नोट कर लीजिए कि दक्षिण भारत
कि किस स्थान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पल्लवरम, दक्षिण भारत के बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट कर ली। पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फुट सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के किसको, औजारों को, औजार पर भी क्वेश्चन बन जाएगा, औजारों को खोज निकाला। पहला औजार हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स नाम आएगा। अभी आप हस्त कुठार के सामने ब्रैकेट में कुल्हाड़ी लिख लीजिए, खोज निकाला। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक को नाम, प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन था, उठा लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रागैतिहासिक काल का जनक। क्योंकि जवाब तोड़ मरोड़ कर जोड़ दीजिए, क्योंकि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट साउथ इंडिया के पल्लवरम नामक स्थान से सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के औजारों को खोज निकाला। पहला औजार कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, इसीलिए जनक। ठीक क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्लियर हो गया आपका, अच्छा आया हुआ है बार बार प्रागैतिक। अब थोड़ा सा भूमिका बना लीजिए, तब और अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, प्रागैतिहासिक मानव समाज आरंभ हुआ। ये देखिए पूरा पाषाण काल से ही मानव समाज आरंभ हुआ। इसके पहले मानव समाज नहीं था। मानव किसके साथ, पशुओं के साथ नंग धड़ंग जीवन जीता था। मानव, इसके पहले पशु समाज था, मानव समाज नहीं था। क्लियर जानिएगा, मानव समाज किस काल की देन है, पूरा पाषाण काल की देन है। क्यों मानव समाज है, क्योंकि पूरा पाषाण काल का मानव ही अपने शरीर, ध्यान दीजिए, अपने शरीर या अंगों को, नोट कर लीजिए, वृक्षों के पत्तों, छालों, पशुओं के चमड़े से ढकने लगा। इसी काल का मानव। अंतर हो गया ना पशु समाज और मानव समाज में। सबसे बड़ा अंतर कल्चर, संस्कृति। नोट कर लीजिएगा कि पशु समाज और मानव समाज में सबसे बड़ा अंतर संस्कृति का, कल्चर का है। रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, ये देखिए अंतर हो गया। मानव समाज आरंभ, इसके पहले मानव पशुओं के साथ रहता था। चलिए आगे बढ़ा ले गए। आगे पूरा पाषाण काल का मानव जंगली घुमंतु था। ये देखिए पूरा पाषाण काल का मानव जंगली घुमंतु। बोल्ड छोटा पड़ जाता है हमारे लिए, जैसे थोड़ा सा मूड में आते हैं पढ़ाने, तब तक बोल्ड कहता है मैं भर चुका हूं। चलिए रिवीजन भी करना पड़ता है ना, मेरी एक खास विशेषता है, आप देखेंगे ना तो रिवीजन भी करता रहता हूं। क्वेश्चन भी प्रयास रहता है कि तैयार कराते चले, प्रयास मेरा रहता है। चलिए जंगली घुमंतु था, ये तो हमारा क्लियर। अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए पूरा पाषाण काल को ही आगे बढ़ा रहे हैं, इतने में हम पूरा पाषाण काल पढ़ा ले जाएंगे। पूरा पाषाण काल अब उसी के आगे बढ़ा रहे हैं जहां तक आप लिखे हैं। जंगली घुमंतु था, एक मतलब जीवन में अस्थायी तो नहीं था, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमता रहता था। क्योंकि पूरा पाषाण काल के मानव को कृषि, ये देखिए कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान इनको नहीं था। इसका मतलब कहने का, जिस काल में कृषि का ज्ञान होगा उसी काल के मानव के जीवन में अस्थायित्व तो आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जंगल उंगल खोद करके थोड़ा बीज डाले, फसल आने तक इंतजार करेंगे, भाग तो जाएंगे नहीं। अभी इस काल में नहीं है, कृषि पशुपालन का नॉलेज नहीं था। नोट कर लीजिएगा, नहीं था। और इस काल का मानव खाता क्या था, रहता कहाँ था, तो पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन कच्चे, नोट कर लीजिए, कच्चे मांस, मछली,
फल फूल कंदमूल पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल का मानव कंदराओं, जिसको आप लोग गुफा कहते हो, कंदराओं अर्थात गुफाओं, कंदराओं, मचानों पेड़ों पर अपना निवास बनाया था। ज्यादा ये लोग गुफा में ही रहते थे। कंदरा गुफा, कभी कभी पेड़ पर पहुंच जाते थे, बारिश होती थी। आगे बार बार अभी न पूरा पाषाण काल में न अभी परिवार आया है न विवाह आया है। नोट कर लीजिए, परिवार विवाह नहीं आया तो सेक्सुअल रिलेशन कैसा है? पशुओं जैसा है, क्योंकि पशुओं का साथ छोड़ करके आए हैं तो इतना जल्दी नेचर बदलेगा नहीं। आज भी कभी कभी पशुओं वाला नेचर मानव के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, ये नहीं आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा पाषाण का आया हुआ है, पूरा पाषाण काल के मानव का मनोरंजन का साधन या मुख्य धंधा, मनोरंजन का साधन या मुख्य धंधा आप नोट कर लीजिए, शिकार या इसी को ब्रैकेट में आप नोट कर दो, आखेट। शिकार या आखेट, लोग शिकार पर जाते थे ना, पत्थर का बना करके औजार मारते थे, बड़े बड़े पशु गिर जाते थे, पशु गिरे और मजा आई कि अरे अरे देखो पशु गिर के, मजा भी आ रही है, मुख्य धंधा भी है, दोनों चीजें हैं, याद रखिएगा। कभी मनोरंजन पूछा गया, कभी आपसे पूछा गया है मुख्य धंधा। ये पहले इतना क्लियर कर लीजिए, तब हम इसको 3 पार्टों में बांटेंगे। ये देखिए, पूरा पाषाण इतना हटा लीजिए। पूरा पाषाण काल से ही मानव समाज आरंभ हुआ, क्योंकि इसी काल का मानव अपने शरीर या अंगों के, वृक्षों के पत्तों, छालों, पशुओं के चमड़े से ढकने जंगली घूमंतु था। कृषि पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इस काल के मानव का जीवन कच्चे मांस, मछली, फल फूल पर निर्भर था। मानव कंदराओं, गुफाओं, मचानों पर निवास, परिवार विवाह नामक संस्था नहीं थी। शिकार, आखेट इनके मनोरंजन का साधन। क्लियर? इतना क्लियर। आइए, पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। कैसे? औजारों के स्वरूप को देखते हुए तीनों को आप पहले नोट कर लीजिए। 1 नंबर है निम्न। देख रहे हैं, यही इसी में लोग परेशान हो जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है लोगों का। निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य। ये देखिए, गलती मत करिएगा, ये अभी पूरा पाषाण काल में ही 3 है, बल्कि इसको आप रोमन वाली गिनती कर सकते हो। रोमन गिनती ले लीजिए, 1 2 और 3 ले लेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसको हम दिखा देते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब तीनों में टेक्निकल बातें हैं, ये समझना बड़ी बात है आपकी सिविल के लिए, विशेष रूप से हमारे पीसीएस के लिए। भले पीसीएस का नाम दिए हैं, किंतु हम लेवल जो रहेगा वही आईएएस वाला लेवल रहेगा। इसको हटा करके हम तीनों को व्याख्या करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए ना, पूरा पाषाण काल पर ही हैं। पहला पर आ गए हम, क्या? निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल। अब ये इसकी व्याख्या कर दिया जाए। निम्न पूरा पाषाण काल के लोग किस पत्थर का उपयोग करते थे? तो नोट कर लीजिए, क्वार्ट है, क्वार्ट जाइट नामक पत्थर। अच्छा क्वेश्चन है, पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के कल्चर को, इस काल के औजारों के आधार पर इस काल को आप देख रहे हैं। इस काल को भी 2 खंडों में, मतलब इस काल की संस्कृति को या औजार को, 2 औजारों को लिख लीजिए। निम्न पूरा पाषाण काल के औजारों को
दो खंडों में विभाजित कर दिया गया। पहले हम दोनों लिख लेते हैं। देख रहे हैं, एक है चापर, बहुत टेक्निकल है, चापर, चापिंग, पेबुल, पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति, संस्कृति का मतलब औजार संस्कृति, ये हो गया। फिर दूसरा लिख लेंगे हैंड, हैंड एक्स, हैंड एक्स लिख लेंगे, सामने क्या लिख देंगे, संस्कृति। ये देखिए, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा तो मजा आएगी। अब क्या करोगे आप लोग ने, सबको समझना है। हाँ, हमको लगता है आज तक आप नहीं समझ पाए। सबसे पहले हम पेबुल को समझेंगे, फिर चापर को समझेंगे, फिर चापिंग को समझेंगे, फिर हम बताएं। चलिए, इसमें 6-7 बातें बताने जा रहे हैं। एक नंबर पे आप ले लीजिए क्या कि आप लोगों का पूछना है कि पेबुल क्या है। ये देखिए, नोट कर लीजिए कि एक पत्थर का, ये देखिए, पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, पहले नोट करिए फिर हम समझाते हैं। पत्थर का टुकड़ा जो पानी के बहाव से चिकना, पानी के बहाव से चिकना एवं क्या हो गया हो, सपाट, सपाट। ये है आपका पत्थर का टुकड़ा, पेबुल। देख रहे हैं, जो पानी के बहाव से चिकना सपाट हो गया है, इसी को क्या कहते हैं, ये देखिए, इसी को नाम दिया गया है पेबुल। क्लियर हो गया ना कि पत्थर का वह टुकड़ा जो पानी के बहाव से चिकना और सपाट हो गया, उसी को पेबुल। अब चापर क्या है, इसी में चले आइए। ये पत्थर का टुकड़ा एक तार, लोग नोट कर लीजिए कि एक तरफा धार वाला औजार, नो एक है, ये देखिए, एक तरफा धार वाला औजार क्या कहलाया, ये देख रहे, ये देख रहे, और चापर और दो तरफा धार वाला, देख रहे बन गया कि नहीं बन गया, ये देखिए, दो तरफा धार वाला औजार क्या कहलाया, ये चापिंग। क्लियर हो गया ना, ये आपका क्लियर हो गया। इतना पानी के बहाव से, पानी के बहाव, नोट कर लीजिएगा नहीं भूल जाएगा, पानी के बहाव से पत्थर का टुकड़ा चिकना सपाट, उसी को पेबुल, और चाप एक तरफा धार वाला औजार चापर, दो तरफा धार वाला औजार चापिंग। मिला दीजिए। इस चापर चापिंग संस्कृति का औजार कहां मिला, नोट कर लीजिए। पंजाब के सोहन नदी, पंजाब के, ये देखिए, पंजाब के सोहन नदी के घाटी से इस काल के औजारों का साक्ष्य मिला। इसीलिए चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को किस नाम से, सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए एक एक हम क्लियर करते चलते हैं। सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अच्छा ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग ने यही देख लेते हैं, समझ। अब यहाँ अच्छा हम लोग कहाँ है, निम्न। अब इसी के नीचे नोट कर लीजिए कि निम्न पूरा पाषाण का मानव ही किसकी खोज किया था, आग की खोज इसी काल में नाम आया। हालांकि विवादित प्रश्न है, किंतु मैं चेक किया हूं, बहुमत सिर्फ आग, किंतु इस काल का मानव अभी उपयोग नहीं कर पा रहा है आग की खोज। और एक क्वेश्चन और इसी काल में हम बताने जा रहे, नोट करिए, नर्मदा नदी
देख रहे हैं, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी यानी कहाँ, मध्य प्रदेश। एमपी कह लिया जाए, एमपी के किस स्थान से, हथनोरा, हथनोरा नामक स्थान से। कब, 1982 में। कौन, एके सोनकिया, ये देखिए एके सोनकिया, एके सोनकिया द्वारा पहली बार, नोट करिए, मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला, खोजा है ये एके सोनकिया। कब, ये 1982 होना चाहिए, 1982 में खोज किया था एके सोनकिया। मानव, आपके पीसीएस में मानव जीवाश्म का खोज सर्वप्रथम कब, कहां, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी हथनोरा नामक स्थान से एके सोनकिया पहली बार मानव जीवाश्म अर्थात मानव खोपड़ी का साक्ष्य खोज निकाला। क्लियर हो, ये हमारा अभी क्लियर हुआ है। ये देख रहे, अभी ये क्लियर हुआ, अब हमको ये क्लियर करना होगा। ये देखिए क्लियर हो गया ना, अब इसको हम हटा देते हैं। इतना हमारा पेबुल पर पंजाब के सोहन नदी घाटी, इसको सोहन संस्कृति मतलब इस काल के साक्ष्य मिले सोहन नदी। चलिए इसको अब हम लोग चले आते हैं कहाँ, हैंड एक्स, ये टेक्निकल है अभी। हैंड, ये देखिए आपका आ रहा है, दूसरा है ना, हैंड, हैंड एक्स, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स, हैंड आ रहे वही कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी लिख लिया, हस्त कुठार कुल्हाड़ी। तो आप कह लीजिएगा कि ये देखिए कुल्हाड़ी है ना, इसको मतलब यहाँ ये कहा जाएगा कि इस काल के जो औजार थे, कुल्हाड़ी थी, इसकी नोट कर ली, मुट्ठियों का भाग काफी मोटा था, मुट्ठियों वाला सीरा, नोट कर लीजिए, मुट्ठियों वाला सीरा काफी मोटा था। ये देखिए है ना, ये मुट्ठी है पकड़ने वाला कुल्हाड़ी का, हैंड एक्स संस्कृति। इसी में एक और हैंड एक्स के साथ एक और औजार का नाम आता है, आया है क्लेवर, नुकीला, क्लेवर औजार। चलिए मुट्ठी, हैंड एक्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते रहो। इसका औजार सबसे पहले कहां से मिला तो आप बताएंगे, दक्षिण भारत मद्रास। नोट करिए कि दक्षिण भारत मद्रास के किस स्थान से, बद मदुरै, बद मदुरै तथा बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अतिरपक्कम नामक स्थान से, ये देखिए नामक स्थान से हैंड एक्स काल के औजार प्राप्त हुए। औजार कोर एवं, ये जो औजार मिले हैं ना, कोर एवं फ्लेक प्रणाली पर, नुकीला फ्लेक प्रणाली पर। थोड़ा सा घबराइएगा मर्जी से, ये नहीं आया है, ये आया हूं। क्लियर हो गया, हैंड एक्स संस्कृति के औजार, मुट्ठियों वाला भाग काफी मोटा था। इस काल के औजार सर्वप्रथम मद्रास के बद मदुरै तथा अतिरपक्कम नामक स्थान से मिला, कोर फ्लेक प्रणाली पर आधारित था। अभी हम केवल एक पूरा पाषाण काल में केवल एक पढ़ाए हैं, कौन सा, निम्न पूरा पाषाण काल। चले आइए नंबर 2 पर चले आइए, मध्य, देख रहे मध्य पूरा पाषाण काल, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब यहां भी टेक्निकल ही है कि इस काल का मानव क्वार्ट जाइट, ये देखिए पत्थर है, क्वार्ट जाइट पत्थर के, ये पत्थर नहीं, पत्थर के स्थान पर, इस पत्थर का उपयोग नहीं कर रहा,
पत्थर के स्थान पर किस पत्थर का उपयोग करने जा रहा है? पत्थर का नाम है चर्ट। पत्थर का नाम है चर्ट, जैसपर्ट, थोड़ा नाम कठिन कठिन है, जैसपर्ट और फ्लिंट। फ्लिंट एक पत्थर का नाम, चर्ट, जैसपर्ट, फ्लिंट नामक पत्थर का उपयोग करने लगा। इस काल का औजार तो ये था हैंड एक्स। बड़े भारी मात्रा में पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में हैंड एक्स क्लेवर, इसको भी नोट कर लिया। क्लेवर किस काल से? तो जवाब दीजिएगा निम्न पूरा पाषाण काल। भले टाइम लगे, टाइम से मत घबराइएगा, क्लियर करना है इसको। ये पत्थर का नाम है। इस काल के औजार का पहला औजार बेधनी। अरे वही पत्थर का लोग अलग अलग, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नोकीला है, उसी का बेधनी पहला औजार लिख लीजिए। दूसरा औजार खुरचनी, खुरचनी, छेदनी, ये देखिए छेदनी, और फलक पत्थर का बना हुआ एक औजार था। फलक की मात्रा किस काल में सबसे ज्यादा मिली थी? देखिए मध्य पाषाण, फलक मतलब औजार। इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को किस काल को क्वेश्चन बना दिए? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस काल को? फलक संस्कृति। ये देखिए फलक संस्कृति के नाम से। क्लियर आपका, चाहे जो परीक्षा देना, क्लियर रिवीजन कर लीजिए। मध्य पूरा पाषाण काल का मानव क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर चर्ट, जैसपर्ट, फ्लिंट नामक पत्थर का उपयोग करने लगा। इस काल का मुख्य औजार बेधनी, खुरचनी, छेदनी, फलक की अधिकता होने के कारण इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आ गए हम लोग, पूरा पाषाण काल में ही है, अभी घबराना मत, आगे बढ़ गए हम लोग, तीसरे पे आ गए। तीसरा क्या कह रहा? उच्च, ये देखिए उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं नोट कर लीजिए। शानदार क्वेश्चन है, आप बुरा मत मानना, आप लोगों के बस की बात ये चैप्टर नहीं है, इसीलिए हम चैप्टर, हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी में भी एक गया है, ये वीडियो है पब्लिकी पर, किंतु खंड शिक्षा अधिकारी में ये चीज नहीं पढ़ाए, वहां आएगा भी नहीं। चलिए, उच्च पूरा पाषाण काल की खास दो विशेषताएं। नए, पहले विशेषता नए उद्योग, ये देखिए नए उद्योग चकमक, ये देखिए नए उद्योग चकमक। अरे जिसको आप लोग चकमक पत्थर नहीं कहते हो, वही है नए उद्योग चकमक पत्थर की, उद्योग चकमक की स्थापना पहला है। और दूसरी विशेषता है, क्या है कि आधुनिक मानव आधुनिक लिख लीजिएगा, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का क्या हुआ? उदय हुआ। ये देखिए, फिर आगे क्या है? इस काल का मुख्य औजार, आया हुआ क्वेश्चन, इस काल का मुख्य औजार ब्लेड, जो हम लोग नहीं, उसी अब जैसे ब्लेड है ना, वैसे पत्थर का ये लोग बनाते हैं, ब्लेड ब्यूरिन। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, एकदम पीसीएस में ऐसे ही पूछा है कि ब्लेड ब्यूरिन किस काल का मुख्य औजार था? तो आप बताना। उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार था। उच्च पूरा पाषाण काल में कुल मिला के 3 बातें देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हमको पीएचडी नहीं करना है। 3 बातें, नए उद्योग चकमक की स्थापना,
आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय, इस काल का मुख्य औजार ब्लेड ब्यूरिन पढ़ा ले गए आपको, एक क्लियर कर ले गए हम। पूरा पाषाण काल 3 खंडों में क्लियर हो गया। अब आप देखा, अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा या किसी को बैठा के समझा दीजिएगा जैसे हम समझा। आइए चलते हैं, अब हम लोग उठा लेते हैं मध्य पाषाण काल नंबर 2 आ गए। ये देखिए आ गए हम लोग मध्य पाषाण काल। अब हम लोगों को देखना है कि पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में क्या अंतर हो गया। तो कह लिया जा, मध्य पाषाण काल की क्वेश्चन बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल थोड़ा सा रुक करके ऐसे करेंगे तो सरल हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की खोज कब, किसके द्वारा, कहां से औजारों को खोज निकाला गया, नोट कर लीजिए। 1867 में सीएल कार्लाइल, ये देखिए सीएल कार्लाइल कहां से, विंध्य, यही जो है विंध्याचल वाला विंध्य क्षेत्र से, ये उठा दीजिए। 1867 क्लियर हो चुका है। 1867 में सीएल कार्लाइल विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के किसको, लघु मतलब छोटा, लघु उपकरणों को खोज निकाला। लघु उपकरण यानी इस काल के उपकरण जो होते थे छोटे होते थे। कभी कभी क्वेश्चन आया है, यहां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं कि किस काल के औजार, किस काल की खास विशेष, मध्य पाषाण काल की खास विशेषता, ये भी नोट कर सकते हैं। मध्य पाषाण काल की खास विशेषता लघु उपकरण, यानी इस काल के उपकरण जो पत्थर के मिले, छोटे छोटे मिले। इसीलिए किस काल को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, नोट के ऊपर उठा दीजिए। माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। अभी है, इसमें जगह नहीं मिल पा रही है। क्लियर हो चुका है कि एक बार रिवीजन करके निकल चलिए, हटा देते हैं कि 1867 में सीएल कार्लाइल विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों को ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ऐसे कर दे रहे हैं, लघु बार बार आया हुआ है पेपर में। लघु उपकरणों को खोज निकाला। मध्य पाषाण काल की खास विशेषता, इस काल के उपकरण छोटे छोटे लघु, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ। आगे ले चल के अभी यही है, मध्य पाषाण काल ही है आपका, आगे बढ़ उसी के आगे। मध्य पाषाण काल का मानव भी, आइए देखिए, अभी हमको पूरा बोर्ड लग जाएगा मध्य पाषाण काल पढ़ाने में, फिर 2 बोर्ड हम लेंगे, पाषाण काल 3 बोर्ड। देखिए मध्य आ गया, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, पूरा पाषाण काल के समान मध्य पाषाण काल का मानव भी जंगली घुमंतु घुमक्कड़ जीवन में अस्थायित्व नहीं। क्यों? क्योंकि इस काल के मानव को भी कृषि का ज्ञान नहीं था। ये देखिए, कृषि का नॉलेज नहीं, साफ स्पष्ट कृषि का नॉलेज नहीं। किंतु खास प्रश्न है, मध्य पाषाण काल का मानव ही पहली बार, नोट करिए, पशुपालन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पशुपालन का कार्य किस काल का मानव पहली बार आरंभ किया था? तो आप जवाब देना, मध्य पाषाण काल का मानव। ये क्वेश्चन तो ये हुआ, मध्य पाषाण काल का मानव आरंभ किया। अब क्वेश्चन की पूछा, पशुपालन का साक्ष्य कहां से पहली बार? तो आप जवाब देना,
मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ये देखिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक स्थान से, उठाइए, आदमगढ़ बागोर नामक स्थान से पहली बार पशुपालन के कार्य का साक्ष्य किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आगे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ के, ये देखिए प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मानव, ये देखिए मानव कंकाल, मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला। प्रतापगढ़ में वह कौन सा स्थान है जो मानव कंकाल, मानव अस्थि पर? तो आप बताना, सराय नाहर महदहा यूपी। महदहा पर 2 क्वेश्चन और बनाइए। आइए देखिए, यहां लिख दिए महदहा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यही आएगा, लिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आभूषण जेवर ओवरला, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि आभूषण युक्त समाधियां, आभूषण युक्त समाधियां, समाधियों का साक्ष्य किस स्थान से? महदहा से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तो समाधि हो गया आपका, समाधियों और समाधियों का महदहा से आया है। और एक क्वेश्चन और इसमें है कि आते हैं आभूषण युक्त समाधियां मिले। अच्छा ये है, ये चीज महदहा से ही है ना। अच्छा ठीक है, तो समाधियां तो मिला ही है। अच्छा ठीक, आगे आइए, मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज राय से, नोट करिए, एक स्थान है भीमबेटका। ये देखिए भीमबेटका, पहले तो आप भीमबेटका नामक स्थान से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक, ये देखिए भीमबेटका ना, अरे भीमबेटका नामक स्थान से प्रागैतिहासिक चित्रकला का बड़ा शानदार, कोई एक नहीं सैकड़ों बार आया हुआ है। कैसे? प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य किस काल में? बताना, मध्य पाषाण काल में। कहां से? तो नोट कर ले, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश के किस स्थान से? भीमबेटका नामक स्थान से मिला है। और कह लिया जाए ना कि मध्य पाषाण काल का मानव ही पहली बार आग का उपयोग शुरू किया था। आग को यूज कर, अब ये मानव कच्चे मांस मछली को भून कर खाने लगा और इनका निवास स्थान अभी वही है, गुफा कंदरा, रह रहे हो वहीं। परिविवाह का तो नाम नहीं आया, परिवार की नींव पड़ चुकी है, किंतु परिवार में नियम नियंत्रण नहीं, अभी पशुओं की तरह व्यवहार हो रहा है, क्लियर हो चुका। जंगली घुमंतो, ये देखिए कृषि का ज्ञान नहीं, पशुपालन का कार्य पहली बार मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश की आदमगढ़ बागोर नामक स्थान से, बागोर नामक स्थान से पहली बार पशुपालन का साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान मानव अस्थि पंजर महदहा से आभूषण युक्त समाधियां मिली हैं। और चलिए भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला देख रहे हैं हम, आपका 2 क्लियर कर ले गए हैं एकदम, क्वेश्चन सब कुछ आया हुआ, आगे बढ़ा ले गए। 9 पाषाण काल पढ़ा ले जाएंगे समय रहते आपको। अब देखेंगे ना
हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं कि नवपाषाण काल की खोज कब और किसके द्वारा क्वेश्चन बनाइए, बिना क्वेश्चन बनाए। देख रहे हैं, हमको तो मजा आती है, दिन भर हम पढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए कि नवपाषाण काल की खोज कब, किसके द्वारा, कहां, किस नदी के घाटी से वह बंदा इस काल के साक्ष्य को खोज निकाला था। तो आप बताएंगे 1800, ये देखिए 1860 में, ये देखिए ली सूरियर, ये देखिए ली सूरियर 1860 में, 1860 में ली सूरियर उत्तर प्रदेश यूपी के किस टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल, क्लियर हो गया ना, टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल के औजारों को खोज निकाला। टोंस नदी, ये देखिए क्लियर हो गया, टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल किया। नव किस काल, क्वेश्चन बना दिए, उत्तर यही जाएगा, किस काल के मानव के जीवन में जंगलीपन समाप्त हो गया। आइए थोड़ा स्पीड लेते हैं। नवपाषाण काल के मानव के जीवन में जंगलीपन समाप्त हो गया। आप निकाल, इसका मतलब नवपाषाण काल का मानव ही पहली बार किसका कार्य, कृषि कार्य, ध्यान दीजिए, कृषि का कार्य आरंभ किया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कृषि का कार्य ये तो आरंभ किया है कि पहली बार, ध्यान दीजिए कि पहली बार कृषि कार्य का साक्ष्य कहां, पाकिस्तान के मेहरगढ़, ये देखिए पाकिस्तान के मेहरगढ़ से पहली बार कृषि कार्य का साक्ष्य यानी गेहूं का साक्ष्य मिला था। आप लोग पहली फसल, आप लोग जौ जानते हो ना, तो ये जौ विश्व स्तर पर पहली फसल है, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड स्तर पर ये जौ पहली फसल है। ये गेहूं जो है इंडिया के स्तर पर पहली फसल गेहूं है, अब गेहूं नहीं रहा, आगे बता रहे हैं। पहले तो आप इसको क्लियर रखिए कि पहली बार पाकिस्तान मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। किंतु अब जोड़िए, किंतु नवीनतम खोजों के अनुसार, नोट करिए, नवीनतम खोजों के अनुसार यूपी के किस जिले, यूपी के संत कबीर नगर, यूपी के संत कबीर नगर जिले के किस स्थान, लहुरा देव, संत कबीर नगर के लहुरा देव से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ये देखिए चावल मिला है लहुरा देव नामक स्थान से, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अभी तक क्या था, अभी तक मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य, जब खुदाई, इसकी खुदाई गेहूं मिला था, ये देखिए, किंतु अब इसका स्थान लहुरा देव ले चुका है। अगर पेपर में लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों हो तब आप पाएंगे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। कभी कभी ऐसा हुआ है कि लहुरा देव नहीं, तो लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ पर ही जाए। प्राचीनतम साक्ष्य अब गेहूं के स्थान पर चावल हो गया है, मेहरगढ़ के स्थान पर लहुरा देव हो चुका है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। इसके पहले लहुरा देव तो हो गया कि लहुरा देव के पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां, इलाहाबाद प्रयागराज के कहां, नोट कर लीजिए, कोल्डी हवा, प्रयागराज के कोल्डी हवा नामक स्थान से, कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला था। किंतु अब कोल्डी हवा का स्थान कौन ले चुका है, लहुरा देव ले चुका है। अगर लहुरा देव कोल्डी हवा दोनों है तो इस पर जाएंगे, अगर लहुरा देव नहीं है तब कोल्डी हवा पर चले जाएंगे। ये क्लियर हो चुका है। कश्मीर का एक स्थान है, क्या नाम है, कश्मीर का स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम से क्या मिला है, कुत्ते के साथ, ध्यान दीजिए,
कुत्ते के साथ नहीं, कुत्ते मालिक, ये देखिए मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य। कश्मीर के बुर्ज होम से आपसे पूछा गया है कि गड्ढे वाला मकान कहां से मिला, गर्ताकार किताबों में लिखे हैं, तो आप कह लीजिए गड्ढे वाला मकान कश्मीर के बुर्ज होम, ये देखिए बुर्ज होम तथा गुफ कराल नामक स्थान से गड्ढे वाला, ये देखिए गर्ताकार मकान, गड्ढे वाला मकान का साक्ष्य मिला। फिर आपसे पूछा गया है कि फसल काटने वाला आयताकार उपकरण, फसल काटने वाला आयताकार उपकरण को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, हार्वेस्टर। ये देखिए क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, फसल काटने वाला आयताकार उपकरण अथवा हार्वेस्टर का साक्ष्य कहां से, कश्मीर के बुर्ज होम तथा गुफ कराल से, यहीं से गड्ढे वाला मकान, यहीं से हार्वेस्टर, फसल काटने वाला औजार। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर लिख देंगे भी, किस स्थान से पशु हड्डी के उपकरण मिले, बिहार के चिराद नामक स्थान से पशु हड्डी के उपकरण मिले। नोट कर लीजिए, पशु हड्डी के उपकरण मिले। फिर आपसे पूछा गया है किस काल का मानव पालिशदार, ये देखिए किस काल का मानव पालिशदार औजार हथियारों का प्रयोग करता था, तो आप बताइए नवपाषाण काल का मानव हथियार औजार का प्रयोग करता था। फिर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन स्थान कौन सा मिला, तो आप बता देना साउथ इंडिया कर्नाटक का स्थान है, जिला है बेलारी। बेलारी है, जानते रहिए यही स्थान है बेलारी, ये नवपाषाणी काल स्थान है बेलारी के। पहले तो एक क्वेश्चन तो ये बेलारी के किस स्थान से राखी का टीला मिला है, लिख दिए बेलारी के संगन कल्लू, ये लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा नाम कठिन है। बेलारी के संगन कल्लू नामक स्थान से क्या राखी का टीला मिला, राखी का टीला मिला। फिर आपसे पीछा पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है, कुंभकार के चाक, जो कुंभकार चलाता है ना मिट्टी का बर्तन, कुंभकार का चाक किस काल में आविष्कार हुआ, तो आप बताना नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ कुंभकार के चाक का। ये आपका हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, एक बार मिला लीजिए कॉपी, अगर लिखे हो न लिखे हो तो लिखना शुरू करिए अगली वीडियो से। देख रहे हैं कितना शानदार ढंग से हम सारी चीजों को स्पष्ट कर ले गए कम समय में। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि रघुवंशी सर हमारे 1 घंटा में पूरा का पूरा, अब आप IAS PCS वाला जो साल में पेपर है ना उसको उठा के हल कर डालिए, देखिए सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। रघुवंशी सर आपके सामने ऐसे नहीं, रघुवंशी सर भी कुछ न कुछ होमवर्क करते। टीचर वही कायदे का पढ़ा सकता है जो लड़कों की तरह वो भी होमवर्क करे, कोरम नहीं पूरा। आइए क्लियर कर लेते हैं कि नवपाषाण काल की खोज मिला लीजिएगा 1860 में ली सूरियर उत्तर प्रदेश टोंस नदी घाटी से इस काल के औजारों को खोज निकाला।
नवपाषाण काल के मानव के जीवन में जंगलीपन समाप्त हो गया, क्योंकि नवपाषाण काल का मानव ही पहली बार कृषि कार्य आरंभ किया था। कृषि कार्य का साक्ष्य पहली बार पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। किंतु अब नवीनतम खोजों के अनुसार उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से कृषि का प्राचीनतम चावल मिला। इसके पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला था। अभी इसको रिवीजन कर ले तो फिर हम 2 क्वेश्चन यहां और बताएंगे, ठीक है। और कश्मीर के बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, बुर्ज होम तथा गुफ कराल से गड्ढे वाला मकान तथा फसल काटने वाला औजार उपकरण हार्वेस्टर, यही बुर्ज होम। बिहार के चिराद से पालिशदार औजार, बिहार के चिराद से हड्डी क्या उपकरण पशु हड्डी, और नवपाषाण काल का मानव पालिशदार औजार हथियारों का प्रयोग करने लगा। और नवपाषाण काल में ही चाक, कुंभकार के चाक का, और नवपाषाण काल का साउथ इंडिया देख रहे बेलारी, पहले बेलारी संगन कल्लू से राखी का टीला। क्वेश्चन बना देते हैं, तो 2 क्वेश्चन हम इस पर बना रहे हैं। ये देखिए कि किस स्थान, नवपाषाण काल में किस स्थान से मानव जीवन के अस्थाई बस्ती का साक्ष्य, मानव जी मतलब अस्थाई बस्ती, मेहरगढ़ से मानव जीवन का अस्थाई बस्ती का साक्ष्य मिला। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लीजिए, किस स्थान से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेषों का साक्ष्य, मेहरगढ़ से हड़प्पा सभ्यता, जो ये पाषाण काल जो आप पढ़ रहे हैं, पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेषों की प्राप्ति कहां से हो रही है? मेहरगढ़ से हो रही है। देख रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर ले गए हैं। अगली वीडियो जो हमारी है, ये तो हम आपको दे, ये तो क्लियर है, 1 नंबर वीडियो लिख दिए हैं। अभी इसके पीछे जब हम क्रम से पढ़ाने लगेंगे तो एक टॉपिक और है, इतिहास जानने का साधन। उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे? इतिहास जानने, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, पहले वहीं से शुरुआत होती है। ये तो टेक्निकल चैप्टर था, इसलिए हम शुरू किए हैं, ताकि आप समझ जाइए कि रघुवंशी सर पूरा इतिहास क्लियर कर दें। कहीं कुछ लड़के अभी फोन खूब रहा है कि रघुवंशी सर से पढ़ेंगे, किंतु बच्चों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि चलेगा नहीं चलेगा। रघुवंशी सर आपको आज विश्वास दे रहे हैं कि जो भी बच्चे मिलेंगे, कम मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे, बैच हमको आरंभ कर देना है, बैच ले करके चलेंगे। कुछ लोगों का एडमिशन भी हो गया, एडमिशन करा लीजिए, निश्चिंत रहो। रघुवंशी सर के डिक्शनरी में गड़बड़ गलत काम है ही नहीं। यदि जो कहेंगे हम कह लेते हैं, एक समय सोच लेते हैं हमको 10 लड़के मिले तो 10 का भी बैच हम बड़े शानदार ढंग से, ऐसा होगा नहीं, वैसे अभी काफ़ी अच्छी इंक्वायरी आ चुकी है, शानदार ढंग से 3 महीने में हम आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सारी चीज़ों का। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। बाद में आप पीसीएस का पेपर दे के आए, तब आप याद करोगे कि अरे वाह रघुवंशी 12 महीने का सिलेबस आप 3 महीने में ही क्लियर कर दिए, वो भी हंसाते। ठीक ना बच्चों? चलो बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है।